हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है साहब आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने AW क्लासेस चौमेला के परिवार में। दोस्तों आज हम कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था साहब कौन सा, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, है ना। इसको अपन लेकर चल रहे थे और आज इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो साहब एक बार वो जरूर देखना। तो करते हैं दोस्त आज की क्लास की शुरुआत। आप सभी को अगर मेरी आवाज़ करेक्टली आ रही हो, है ना, एकदम आपको क्लास लग रही हो साहब, टकाटक चालू हो चुकी है, तो मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक बार थंब जरूर बजा दीजिएगा कि हाँ गुरुजी सब कुछ क्लियरली चल चुका है। ठीक है, मैं क्लास की PDF लगा देता हूँ, अपलोड हो रही है ना। और उम्मीद है मजे से चलेगी, शानदार तरीके से चलेगी अपनी क्लास। हो जा खुल जा सिम सिम। चलो, हाँ, तो सबसे पहले मेरा आज आपसे एक प्रश्न है, जो प्रश्न बीत चुका था। अरे हाँ मेरे दोस्त, जो प्रश्न बीत चुका था, जो प्रश्न रह गया था अपना, मेरे को जवाब देना कि जनगणना कितने वर्षों में होती है। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त कि जनगणना कितने वर्षों में होती है, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि साहब आपको आने लग गया है अब, है ना। जनसंख्या कितने वर्षों में होती है जनगणना, ठीक है बताइए फटाफट से। हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी गुड, शानदार। बिल्कुल 10। अर्णव रावत बिल्कुल आपका सही है। मोनिका अहिर बेटा आपका भी सही है ना। सार्थक चौहान 10, प्रियंका सम्राट 10 बिल्कुल। हिमांशु गुप्ता बिल्कुल आपका भी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 10 से एकदम सही हो जाएगा। क्या बात है। चलो करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। उसमें हमारा जो पहला प्रश्न दोस्तों सामने आता है वो आता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। मतलब कि भारत जो है वहां पे जो जनसंख्या है वो अलग अलग जगह पर है। तो कैसे अलग अलग जगह पर है, इसका क्या करना है अपन को, विश्लेषण करना है। ठीक है, अब विश्लेषण में क्या करना है दोस्त, सुनना। भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। क्या है, अत्यधिक असमान है ना। जैसे अपन इमेजिनेशन करते, मत करना कुछ भी, है ना। जैसे कि मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात में बसती है लगभग, यूं मान के चलो 70% भारत यहीं पे है। सारे राज्यों के नाम आप देखिए फटाफट से। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ हाँ, अर्चना राठौर सुन लिया साहब, 10 10 10 बिल्कुल। चलिए दोस्त आगे की तरफ चलते हैं, है ना। तो कुछ लगभग अपनी जनसंख्या इन राज्यों में निवास करती है। पहले पॉइंट की बात करते हैं, भौतिक कारकों में असमानताएं। हो सकता है दोस्त हमारे आधे राज्यों में जनसंख्या इसलिए नहीं रहती क्योंकि कहीं ना कहीं भौतिक अवस्थाएं उनके सामने आ जाती। वेरी गुड आफ्टरनून जितेंद्र सिंह झाला जी, है ना। तो देखो भौतिक कारक भी सामने आ जाते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत पे साफ बर्फ जमी रहती है, इसलिए शायद वहां पे लोग कम रहते होंगे। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, हो सकता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में शायद कम निवास करते होंगे क्योंकि वहां पे क्या होती होगी, हाई तोबा, हाई गर्मी, है ना। तो ये सब चीजें होती है। देश में कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल भौतिक कारकों का वितरण अत्यधिक असमान है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उपजाऊ मैदान एवं अनुकूल जलवायु बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकती है ना। वापस से मैं आपको सारे पॉइंट कंप्लीटली याद करवा देता हूं, देखो सुनना दोस्त। एक चीज कभी कभी क्या हो जाती है, देखना सुनना, कि यार ये दिल्ली है, दिल्ली में उद्योग ज्यादा है ना। तो लोग गांवों से क्या छोड़ के आ जाते हैं, गांव कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों की ओर आते हैं, है ना। तो भौतिक कारक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भौतिक कारक, क्योंकि कृषि हर जगह पे बढ़िया नहीं हो सकती, हर जगह पे शानदार कृषि नहीं हो सकती। ये चीज भी अपन को देखने को मिल जाती है दोस्त, है ना, कि हर जगह भी बेटर चीज हमें अपन को नहीं मिल सकती है। हेलो हिमांशु धाकड़, है ना। दूसरी बात करते हैं अपन,
असमान औद्योगिक विकास, अपन ने देखा होगा कि सरकार जो होती है ना वो कुछ राज्यों को लाड़ कर रखती है, क्योंकि सरकार का संबंध जिस राज्य से आता है ना वहां को वो लाड़ का ज्यादा रखती है और वो डेवलपमेंट होता है ना। आप इस चीज को इमेजिन करते हुए चलना दोस्त, आज के टाइम पे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अर्थात जहाँ पे उद्योग थे वहाँ उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं साहब, बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे उद्योग नहीं है वहाँ बढ़ ही नहीं रहे साहब, है ही नहीं, कच्चू है ही नहीं, कोई शुरुआत भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है ना, ये वाली बात होगी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संकेंद्रण का कारण है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, देश में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अवस्थितियां हैं जिसकी वजह से देश में संख्या का वितरण असमान है। जैसे कोई धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे अपन अपन लेते हैं साहब कोई इमेजिनेशन बात करते हैं अमृतसर। अमृतसर में साहब सिख धर्म के लोग ज्यादा निवास करेंगे शायद, क्यों? क्योंकि वहां पे गोल्डन टेम्पल है ना। अजमेर की बात करते हैं, अब अजमेर दो धार्मिक समूह में बटा हुआ है, एक मुस्लिम धार्मिक समूह क्योंकि वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह है और पुष्कर में अपने ब्रह्मा जी का भी मंदिर हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे अयोध्या धाम की बात करें तो अयोध्या धाम में साहब हिंदू धर्म के जाति का होना बहुत ज्यादा पाया जाएगा। तो ये अलग अलग हो सकता है, मतलब कि धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक, बहुत सारे शहर ऐतिहासिक होते हैं, जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी अपने काशी हो सकती है ना। तो लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं साहब, जैसे नैनीताल हो गया है ना, ऊटी हो गया साहब, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? देखो मेरे दोस्त, मुख्य श्रमिक वगैरह ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, ये सारी बात अपन करते हैं। और सीबीएसई दिल्ली 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इस स्लाइड में जो भी प्रश्न है ना वो सब कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं, है ना। देखो, मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक कौन होता है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में लगभग 183 या 183 से अधिक दिन क्या करता है, काम करता है। या ये तो कह सकते हैं कि कम से कम 183 तो कर ही रहा है साहब, क्या कहलाएगा? मुख्य श्रमिक। आपसे एक नंबर में भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त के मुख्य श्रमिक लगभग कितने दिन तक काम करता है, तो 183 या 183 से ज्यादा, है ना। अब 183 का मतलब ये हो गया, अपन एक एवरेज राउंड फिगर भी ले, 30 दिन का एक महीना होता है ना। तो लगभग 6 महीने, 3 छंग 18, 180 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य श्रमिक कहलाता है। देखो, एक आया सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक के बारे में अपन बात करते हैं। सीमांत श्रमिक क्या होता है, सुनना। वह व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। 183 से ज्यादा कर रहा है तो मुख्य श्रमिक हो जाएगा, 183 से कम कर रहा है तो साहब क्या हो जाएगा, सीमांत श्रमिक हो जाएगा। अश्रमिक क्या होता है गुरुजी? देखो, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। भाई साहब वो तो एक दिन भी काम पे नहीं जा रहा है, घर पे पड़ा पड़ा साहब क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, माँ बाप के टुकड़े तोड़ रहा है ना। दोस्त ये कहना कितना आसान हो जाता है, पर मजबूरी हो जाती है किसी की कि कोई बेरोजगार है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अपन ने देखा साहब कि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य श्रमिक होता है, सीमांत श्रमिक होता है और अश्रमिक हो गया, है ना। देखो, मुख्य श्रमिक 183 से ज़्यादा दिन काम करता है ना। सीमांत श्रमिक वो होता है जो 183 दिनों से कम काम करता है। अश्रमिक वो होता है जो काम ही नहीं करता, निठल्ला रहता है साहब। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, जल्दी से आप सभी मेरे प्रश्न का उत्तर का जवाब देना। 183 से ज्यादा दिन जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता पटेल। देखो दोस्त, चलें आगे। है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे उसको? मुख्य श्रमिक कहेंगे, मुख्य श्रमिक, है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त।
अगला प्रश्न अपने के लिए क्या लेकर आता है इस स्लाइड पर? हाँ साहब, 1901 से 1921 की समयावधि में भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मकता थी, क्यों थी? देखो, जनसंख्या वृद्धि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। शेख सना मुख्य श्रमिक, बिल्कुल। लक्ष्मण झारिया 183 से कम सीमांत श्रमिक, वेरी गुड बेटा, है ना। देखो, इस अवधि में भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। 1901 से 1981 का जो दौर था उसमें जो अपनी जन्म दर थी और मृत्यु दर थी दोनों ही क्या थी साहब? हाई थी। मर भी ज्यादा रहते साहब, जन्म भी ज्यादा का हो रहा था, है ना। देखो, पहला क्या रीजन रहा होगा? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का क्या था? अभाव। देखो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का क्या अभाव था? देखो, आज भी अगर अपन देखते हैं ना दोस्त के बहुत सारी सिचुएशन गांव की ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे इमरजेंसी केस होते तो इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं होते कि वहाँ पे इमरजेंसी केसों को हैंडल किया जा सकता है। तो उनको बड़े बड़े अपने जो जिला मुख्यालय होते हैं ना वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ जाने के लिए उनको दूरी तय करनी पड़ती है करीबन 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, जिसके कारण आज की बात कर रहा हूँ मैं 2025 की, है ना। तो उन लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, या किसी न किसी कारण अभाव वो स्वास्थ्य बेटर नहीं मिलता है उनको। तो आप इमेजिन करो 1901 में क्या रहा होगा मेरे दोस्त, आज से 25 साल पहले की बात करें अपन, 25 के साथ आप तो ये इमेजिन करो डायरेक्ट 125 साल पहले की, है ना। लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी। हाँ दोस्त, उस समय जो साक्षरता प्रतिशत था वो उनका बहुत ज्यादा क्या था? कम था। क्या था दोस्त? कम था, है ना। तीसरी बात करते, खाद्यान्नों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का समुचित वितरण व्यवस्था नहीं थी। कहाँ पर कितना खाद्यान्न उत्पन्न किया जाना है, कितना नहीं किया जाना है, सरकार को कहाँ बढ़ावा देना है, कहाँ बढ़ावा नहीं देना है, इसका कोई हमारे पास फिक्स आइडिया नहीं था। रोज सर रोज क्लास आएगी क्या लाइव? देखो, रोज मैं नाइट में तो ले ही रहा हूँ, है ना। दिन में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आज तो संडे था, आज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। मेरी बात सुनो, कितने अच्छे पॉइंट थे। पहला हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा हो जाएगा साहब साक्षरता या खाद्यान्न आधारभूत कहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेजिनेशन बताऊं, हरित क्रांति होती है तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पानी भी होता है। पर हम राजस्थान वाले सूखे में रह जाते साहब, मध्य प्रदेश वाले रह जाते, कर्नाटक रह जाता है, गोवा रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि साहब सरकार का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था कहाँ पे कितना अपन को योगदान देना है। देखो, सॉरी, है ना। देखो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखो, राष्ट्रीय युवा नीति आपसे पूछी जा सकती है ना, कि यही पूछ ले आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई थी, है ना। तो देखो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य थे क्या? क्या मुख्य उद्देश्य थे? देखना गुरुजी, एक गुरुजी बढ़िया मजा आ रहा है ना। युवाओं व किशोरों की चहुमुखी विकास पर बल देना, मतलब कि 2003 में हमने ये तय करा कि हमारे युवा है साहब वो शक्तिशाली बने, किस चीज में? साक्षरता में, है ना। शक्तिशाली नहीं साहब बाउंसर बन जाओ, है नहीं, है ना। युवाओं व किशोरों व चहुमुखी विकास पर क्या देना? बल देना। उनका स्वास्थ्य का, उनका गेम का, उनका खेल का, उनके सेहत का, हर चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा वगैरह सबका। देखो, है ना, उनके गुणों व बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश में रचनात्मक विकास योगदान दे सके। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों को बढ़ावा देना। एक बार आप ये तो एक बार पढ़िए फटाफट से, एक सेकंड में आया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के उत्तर अच्छे आ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सभी की सही हो चुके हैं। अच्छा सर, मैं सिवनी जिला मध्य प्रदेश से हूँ, वेरी गुड दोस्त, है ना। तो देखो, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, है ना। ये अपन ने उद्देश्य भी देख लिए। अब कभी एक चीज आज वर्तमान में देखो, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी? 1988 में। वर्तमान की राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई है मेरे दोस्त? 2014 में। कब अपनाई गई है? 2014 में, जब से मोदी जी हमारे आए हैं, ठीक है। कब से आए थे प्रधानमंत्री, कब से बने थे मोदी जी? 2014 में। समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या है? मतलब यार, समाज के समक्ष एक किशोर बालक होता है, एक युवा होता है, उसकी जो चुनौती होती है वो क्या क्या हो सकती है? यदि किशोरों को समुचित ढंग से मार्गदर्शित न किया जाए तो वे काफी सुबेद भी होते हैं। स्पष्ट करें, डेफिनेटली बात है
कि 11 से 18 की जो एज होती है, अगर उसमें हमें सही राह नहीं मिले तो दोस्त अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं उस राह के चक्कर में, है ना। तो पिक्चर रिलीज हो जाएगी। चलो दोस्त चलें आगे। सर दिन में चलाया करो, बिल्कुल चला देंगे साहब, दिन में भी चला देंगे, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश वालों की नहीं, अरे भाई साहब आप भारत में कहीं से भी हो, आप राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, कहीं से भी हो, आपके लिए ही ये क्लास, है ना। चलो चलते हैं। हाँ, अपन चल रहे थे निरक्षरता, अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतः मिथ्या निरक्षर है, जिसके कारण वो अपने परिवार व विकास में योगदान नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अरे वो बंद करना यार। औषध दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं, और औषध या मदिरापन के कारण रास्ता भटक जाते हैं। आपने देखा होगा 11 से 18 की जो मैंने एज बताई है ना साहब, अधिकतर लोग इसमें क्या कर देते हैं, मदिरापान, बीड़ी, सिगरेट ये स्टार्ट कर देते हैं। और जब 11 की एज में बच्चे ने, 12 की एज में बच्चे ने पीना स्टार्ट कर दिया, दोस्त उसका भविष्य खतरे में है। उसके भविष्य खतरे में नहीं साहब, हमारे देश का भविष्य क्या हो जाता है, खतरे में हो जाता है। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। आगे चलकर वही लोग जो आज बहुत अच्छे थे, पर वो आगे चलकर फिर गलत काम करते हैं और सामाजिक परिवेश को क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, बिगाड़ देते हैं। विवाह की निम्न आयु, विवाह की निम्न आयु, आपने देखा होगा बहुत सारे एरिया में, खासकर हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, है ना, और आखा दी जाती है सब हमारे राजस्थान में। उस दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। तो बाल विवाह पे वैसे तो रोक लग चुकी है वर्तमान में, फिर भी लोग करने वाले करते हैं। आप सोचो कि यार 3 साल, 4 साल, 5 साल की बच्ची है, उसका विवाह 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के से कर दिया, वो बच्ची क्या देखेगी। और आप इमेजिन करो कि जब वो लड़की बड़ी हुई तब तक वो आदमी बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया उसकी डेथ हो जाती है। वो लड़की जब उस एज में आती है कि ठीक है, अब वो एक यंग एज में कह सकते हैं, या उस एज में कह सकते हैं कि यार वो अब एक औरत बन चुकी है, वो एक महिला का रूप ले चुकी है, तब तक तो वो विधवा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब दुख देती है अपन को। विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बनती है, जो आगे जाकर लिंगानुपात को क्या कर देती है मेरे दोस्त, प्रभावित कर देती है ना। डेफिनेटली बात है। चलो, समुचित मार्गदर्शन का अभाव, तो इसमें चलने दे। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं। हाँ डेफिनेटली, अगर उनको एक परफेक्ट शिक्षा, एक परफेक्ट माहौल नहीं मिलता है तो वो अपने राह से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। अन्य चुनौतियाँ, अन्य चुनौतियाँ क्या होती है दोस्त, HIV आपने नाम सुना होगा, HIV होती है, एड्स होता है, एक्वा इम्यूनिटी डिफरेंसी सिंड्रोम करके, किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। ये क्या होता है, देखो अधिकतर अधिकांश लोग एक से ज़्यादा अधिकांश लोगों के साथ क्या बना लेते हैं, यौन संबंध बना लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एड्स या HIV के, है ना। और जब एड्स अगर किसी एक को हो जाती है तो फिर वो एक से दूसरों में, दूसरों से तीसरों में फैलती चली जाती है, जो एक तरीके से मातृ मृत्यु दर का कारण बन जाती है ना। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अब मेरे को आप एक चीज़ बताना कि 183 दिन से कम काम करने वाले श्रमिकों को क्या कहते हैं, काम कम करने वाले श्रमिकों को क्या कहते हैं। मुख्य गलत है बेटा, हिमांशु। हाँ, राष्ट्रीय युवा नीति बेटा प्रियंका 2014 में ही आरंभ हुई है, मैंने बता दिया आपको। आप अभी भी उस प्रश्न में ही अटके हुए हो, मत टेंशन लो, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। चलो आगे बात करते हैं दोस्त। सीमांत श्रमिक, बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा।
एक प्रश्न आता है, बाबू सुनना, आर्थिक कारकों के कारण जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित होती है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आर्थिक कारकों के कारण कभी कभी देखो दो इफेक्ट हो जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। कैसा इफेक्ट हो जाता है? जैसे कि मैं अनपढ़ हूँ, है ना, और मैं अनपढ़ हूँ, मेरा विवाह हो गया, और मेरा विवाह हुआ तो मैंने सोचा कि यार मेरे बच्चे अगर 8-10 हुए तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अब 8-10 मैंने बच्चे तो कर लिए साहब, पर उन बच्चों को फिर बड़ा करना, एक एज में लाना, एक टीन एज में लाना, अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उनको शिक्षा भी देनी होती है, उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है, उनके खाद्यान्न का भी ख्याल रखना होता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, चैलेंज देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आर्थिक कारकों से आदमी को जूझना पड़ जाता है। बिल्कुल, आर्थिक कारकों में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। तकनीकी ज्ञान आर्थिक क्रियाओं का अंग है। तकनीकी ज्ञान है कौन सा? आर्थिक क्रियाओं का क्या है दोस्त? अंग है ना। इसलिए जिस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान पर निर्भर विकास होता है वहीं अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसलिए जिस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान पर निर्भर विकास होता है वहीं पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी वाले शहर जहाँ होते हैं ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करने लग जाते हैं। औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों में इसी कारण अधिक जनसंख्या होती है, क्योंकि लोग आलसी हो गए साहब। अब आप देखो ना, सर आपने शादी में तो बुलाया ही नहीं मोनिका, अभी मेरी शादी हुई भी नहीं है ना। मेरी शादी हुए ने मेरा एडब्ल्यू परिवार नहीं आया, कैसी बात कर दी आप लोगों ने। देखो, अधिकांश लोग आजकल आप देखो कि एक मजदूर है जो दिन भर से सुबह से शाम तक तगारी तोक रहा है, उसको मिल रहे हैं 200 रुपये 300 रुपये। एक वो आदमी जो 1 घंटे आया कंप्यूटर पे टाइपिंग करी, उसको मिल गया 200 रुपये। ये तकनीकी ज्ञान हो गया। क्या हो गया साहब? तकनीकी ज्ञान। और तकनीकी ज्ञान बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा होता है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, बहुत सारे यार, मुंबई ले लो आप, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी हो जाती है, इंदौर वगैरह आपका, है ना, भोपाल वगैरह हो गया। सर ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो आएंगे, बस इतना कह देंगे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु आदि जिन क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है वहाँ उत्पादन अधिक होता है, वे क्षेत्र भी अधिक बसे होते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आप देखो कि जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्यों करते हैं? क्योंकि यार उनके साल भर की कमाई, इनकम होती है 50 लाख 60 लाख, है ना। और हमारे यहाँ के किसानों की जो साल भर की कमाई होती है वो होती है 12,000 15,000 20,000 रुपये, है ना, साल भर की कमाई। तो एक बड़ा डिफरेंट देखने को अपन को मिल जाता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो कृषि प्रधान राज्य हो जाते हैं, पर यहाँ पे भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। 1921 से 1951 के मध्य जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के 3 कारण। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, एक स्थिर रूप से रह गई थी? तो इस चीज को भी अपन क्या कर लेते हैं दोस्त, देख लेते हैं, है ना। चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं, है ना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं 1921 से 1951 तक की। कब की बात करते हैं? 1921 से 1951 की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, है ना। देखो, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है भाई साहब? कमी आई है। ये चीज अपन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर ज्यादा बेटर नहीं रहेगी तो डेफिनेटली बात है, वृद्धि दर होगी वो अपनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। एक चीज तो ये हो जाती है। ठीक है, लोगों में जागरूकता आई व वृद्धि दर नियमित रही। हाँ, लोगों के अंदर क्या देखने को मिली है? अपन को जागरूकता देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो वृद्धि दर भी क्या रही है? नियमित रही है। अब आप देखो आज वर्तमान में गर्भ निरोधक जैसी चीजें आ गई है। मतलब कि अब डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि शादी करनी, शादी का मतलब यही हो गया कि बच्चे करने हैं, है ना। आदमी हर चीज को रुक के वेट करता है, और एक बच्चे 2 बच्चे ज्यादा करने की नहीं सोचता है, क्योंकि चीजें इतनी हो गई है, महंगाई इतनी इस लेवल पे चली गई है ना। और सबसे बड़ी बात यार, युवा शिक्षित हो गया है हमारा आज की, है ना। समाज में शिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता आई व जन्म दर भी कम रही। जन्म दर क्या रही है मेरे दोस्त? कम रही है। जन्म दर कम ही रहनी चाहिए। अगर देश की पॉपुलेशन कम होगी ना तो विकास बहुत अच्छा होगा, हम बहुत जल्दी विकसित डेवलपमेंट कंट्री के रूप में आ जाएंगे। परिवहन एवं संचार तंत्र के बेहतर होने से वितरण प्रणाली में सुधार आना। देखो, परिवहन एवं संचार तंत्र के बेहतर होने से, है ना, वितरण प्रणाली में सुधार आना। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज ये है कि आज आप देखोगे, हाँ, कुल मिला के अर्चना राठौर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अगर बंदा जागरूक हो गया ना तो बस फिर तो और क्या ही चाहिए उसको। ठीक है,
देखो, परिवहन एवं संचार तंत्र के बेहतर होने से वितरण प्रणाली में भी क्या आ गया है, सुधार आ चुका है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। भारत में चार भाषा परिवार कौन कौन से हैं? दो प्रमुख भाषा परिवारों की दो दो विशेषताएं बताइए। अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न छप सकता है। सर एमसीक्यू क्वेश्चन बताओ। मेरे लाल देख, देख तेरे को बताता हूं मैं, है ना, इधर देखना। अब मत बोलना यार दोबारा, हिमांशु धाकड़, है ना, आपको बता देता हूं मैं। मेरे बाबू, इधर देख, ये है ना, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। किसके लिए है? आपके लिए ही तो है। पर अपन, मैं चाहता हूँ एक बार बड़े बड़े क्वेश्चन सब निपटा दें, उसके बाद अगर छोटे करोगे ना तो यार आपको मजा आ जाएगा साहब। आपको लगना चाहिए कि गुरु मेरे को आने लग गया, गुरु मेरे को आ गया है, बस, है ना, ये चीज चाहता हूँ मैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो यार। मैं हूं तो फिर टेंशन किस बात की। कहाँ तक आगे थे? देखो, अपन ये देख रहे थे भारत में चार भाषा परिवार है ना। दो प्रमुख भाषा परिवारों के नाम बताइए। सबसे पहली बात तो आपको ये है कि चार भाषा परिवारों के नाम याद होने चाहिए। चार भाषा परिवार कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाता है अपना भारतीय यूरोपीय आर्य। कौन सा हो जाता है मेरे दोस्त? भारतीय यूरोपीय आर्य। दूसरा हो जाता है द्रविड़। कौन सा हो जाता है बेटा? द्रविड़। तीसरा हो जाता है ऑस्ट्रिक और चौथा हो जाता है चीनी तिब्बती। सबसे पहले तो सर सॉरी, अरे हिमांशु सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। आप केवल इतना विश्वास रखो, शोभू सर है तो सब मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरी एक क्लास नहीं छोड़ी तो 90 अबाउट ले जाने की गारंटी है। 56 नंबर का पेपर है, 56 का 56 इंच का सीना लेके जाओगे, पेपर देने जाओगे उस दिन। ठीक है साहब, है ना। देखो, मोदी जी भी कहते हैं हमारे, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी। तो आप ये मान लो साहब कि शोभू सर कह रहे हैं तो कुछ तो मानो आप। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, कुछ तो सोच समझ के कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, भारतीय यूरोपीय आर्य होते हैं। सर आर्ट वालों का कोई कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए मैं मेरे स्कूल में टॉप करना चाहता हूँ। आप ऐसा पढ़ाना कि मैं टॉप कर जाऊँ, आप जैसे पढ़ाओगे मैं पूरा पढ़ूंगा, बस साथ रहना। भारतीय यूरोपीय आर्य, द्रविड़ हो जाएगा, ऑस्ट्रिक हो जाएगा और चीनी तिब्बती हो जाएंगे। ठीक है, ये चार आपको भाषा परिवार याद रखने हैं। कोई भी आपसे प्रश्न ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि निम्न में से भाषा परिवार कौन सा नहीं है, जैसे भारतीय यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और इंडोनेशियाई, तो इंडोनेशियाई नहीं है ना, आपको पता लग जाएगा। सबसे दो, इसने बोला है कि दो भाषा परिवारों की बात करते हैं। भारतीय यूरोपीय आर्य के बारे में अपन बात करते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग आर्य भाषाएं बोलता है। कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग क्या बोलता है? आर्य भाषा बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है मेरे दोस्त? आर्य भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है, इसमें हिंदी मुख्य है। मैं आपको बताऊं, कुल जनसंख्या जितनी है भारत की, उसका तीन चौथाई हिस्सा कौन सा है साहब? भारतीय यूरोपीय आर्य है ना। और ये कहाँ पे निवास करता है? तो साहब उत्तर भारत में निवास करता है। कहाँ पे निवास करता है? उत्तर भारत में निवास करता है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय आर्य। दूसरा अपन ले लेते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ नाम से ही पता चल रहा है, द्रविड़ मतलब कि दक्षिण में जाना है। कहाँ जाना है दोस्त? आपको दक्षिण में जाना है। कुल जनसंख्या का लगभग पांचवा द्रविड़ भाषा बोलता है। हेलो, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा निक्की, है ना। कुल जनसंख्या का लगभग पांचवा भाग द्रविड़ भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा पठार के क्षेत्र में, आपने छोटा नागपुर का पठार सुना होगा, छत्तीसगढ़ झारखंड का, है ना, में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम भाषाएं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी भाषाएं बोली जाती है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में बोली जाती है मतलब कौन सा परिवार हो जाएगा? अपना द्रविड़ परिवार हो जाएगा। ठीक है, दो भाषा के परिवार के बारे में बात कर दी, दो हमने बता दी है। ये पेपर में आपके छप सकता है, खासकर अगर आपके अर्धवार्षिक एग्जाम आ रही है तो आप इस क्लास को तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। कितने जने लाए हुए देखना तो? 13 जने। चलो, और क्या चाहिए अपन को, बढ़िया बात है ना। देखो, एक प्रश्न आता है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। देखो, इसके बारे में अपन बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या जनघनत्व कितना था? 382। चलो, इतनी बात तो मैं आपको बाद में बात करूंगा, है ना। कल पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं साहब आपसे। देखो, भारत का जनघनत्व,
आवाज आ रही होगी आप सभी को, है ना? सर आवाज नहीं आ रही, अरे आ गई होगी गुरुजी, है ना? चलो, पता नहीं यार, बैटरी डाउन होगी इसकी। देखो, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना 382 वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में बहुत ज्यादा विषमता पाई जाती है, जहां पर 1 किलोमीटर में बिहार में 1102 जने रहते हैं। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में साफ कितने जने रह रहे हैं? केवल 17 जने रह रहे हैं। ये अपने आप में एक विषमता देखी जा रही है। पता है, बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है, एकदम डेड हो चुका है ना? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है। देखो कितना है साहब, 11,320। आप इमेजिन करो कि दिल्ली में 1 किलोमीटर में 11,320 जने लोग रहते हैं। मतलब अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है यार, कितना बड़ा चैलेंज होगा, है ना? प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि अंडमान निकोबार में बात कर लो साहब, तो केवल 46 व्यक्ति। आप इमेजिन करो साहब, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा अधिक कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है साहब? दिल्ली में है। जबकि न्यूनतम कहाँ हो जाएंगे आपके? कहाँ पर हो जाएंगे मेरे रसगुल्ले? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर हो जाएंगे? अंडमान निकोबार में हो जाएंगे। एक सेकेंड दोस्त, मैं ना बैटरी चेंज कर लेता हूँ। चलो दोस्तों, आवाज कंप्लीटली आ चुकी होगी, बैटरी चार्ज हो चुकी है। सेल डालने थे, सेल डाल दिए, है ना? प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि जो समुद्र तट से लगने वाले राज्य। अरे वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, काहे को होगी? बैटरी चेंज कर दी पूरी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल राज्य का घनत्व सबसे अधिक 860 है। इसके बाद तमिलनाडु में कितना है साहब? 555। देखो मेरे दोस्त, बात करना, केरल का कितना है? 860, है ना? केरल का कितना है? 860। आवाज कंप्लीट आ रही है ना? ठीक है, 860 है। इसके बाद तमिलनाडु का हो जाता है साहब 555। तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? केरल का। कितना है गुरुजी? 860। गुरुजी वहाँ के बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तमिलनाडु। कितना है साहब? 555। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में क्लियर रहने चाहिए बाबू, है ना? पर्यावरण की। अच्छा, दिल्ली का भी आप याद करो यार, दिल्ली का आपको याद नहीं होगा। 11,320, 11,320, 11,320, 11,320, 11,320। 46 का अंडमान निकोबार का। 860 कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का कितना है? 555, है ना? सारे पॉइंट आप क्लियर रखो यार माइंड में, ठीक है ना? कितने चैनल लाइव है? पर्यावरण की विपरीत दिशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है ना? क्योंकि वहां पे पहाड़ी इलाका आ जाता है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी इलाके में, है ना? जबकि मध्य प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्जे का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं है ना एक बार आपको सारा बता देता हूँ यार, थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके एग्जाम में जो आए वो आपको आना चाहिए बस, क्योंकि आप एडब्ल्यू के स्टूडेंट हो। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली का कितना है? 11,320, ठीक है। अंडमान, अंडमान और निकोबार कितना हो जाएगा साहब? 46। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं बिहार। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको पता है, 17 हो जाएगा। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं साहब, ये हो गया, ये हो गया केरल। कितना हो जाएगा? 860। आपसे पूछ ले तमिलनाडु, है ना? कितना हो जाएगा? 555। प्रश्न पूछेगा तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, है ना? आपसे पूछ ले तो ये क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश का हो गया। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है वो, है ना मेरे दोस्त? बिहार और अरुणाचल प्रदेश मतलब कि ये राज्यों में हो गए, है ना? चलो, यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल। चलो आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त। एक प्रश्न की बात करते हैं, एक सेकेंड, है ना दोस्त? ठीक है। जिया हूँ बिहार के लाला,
जी हाँ तो हजार साल। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो चार प्रवृत्तियां अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है उनका वर्णन कीजिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा चलेगा। कैसे चलेगा बेटा? बोरिंग बोरिंग सा चलने वाला है, पर आप टेंशन मत लेना, है ना। इसको बोरिंग सा चल रहा है तो चलने देना, इस चैप्टर को कैसे भी करके पूरा कर लो, ताकि मैं आपका, है ना, लगभग अभी तो कितने बजे, 2:15 बजे, मैं थोड़ी देर बाद, है ना, आपके वाला दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ आज, है ना। तो अब अपन चाहते हैं कि इसको तो अच्छे से धूम धूम धड़ाके के साथ खत्म कर दें आज। जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि के मध्य, मैंने आपको कल समझाया भी था इस चीज को बहुत अच्छे से, और अभी भी कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो आपने कुछ नहीं देखा है, आप कल की क्लास जरूर देखना। देखो, जैसे 2001 2011 एक लंबा समय अवधि हो गया, उन समय अवधि के मध्य की जो दर होगी, चाहे वो कम हुई हो चाहे वो ज्यादा हुई हो, क्या कहलाएगी? जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, प्रतिशत में व्यक्त नहीं करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, प्रतिशत में व्यक्त कर रहे तो जनसंख्या वृद्धि दर। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की चार प्रवृत्तियां कौन कौन सी हो जाएगी? सुनना। स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले, 1921 से पहले गुरुजी क्या थी? देखो मैं बता देता हूं मैं आपको। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि स्थिर अवस्था कहा जाता है। आपसे कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिर अवस्था अवधि कब से कब तक कहा जाता है? 1901 से 1921। आज तो पता नहीं साहब हिचकी चल रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, कोई तो याद कर रहा है। क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यहां तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। मेरी बात सुनो, अपना जो ये वाला आंकड़ा है ना 1901 से 1981 का, इसमें जन्म दर भी हाई थी, मृत्यु दर भी हाई थी, है ना, स्थिरता रही है। राघवेंद्र सिंह, हेलो हेलो दोस्त। चलो, निरंतर वृद्धि दर कब रही थी? 1921 से 1951, कल भी बात करी थी अपन ने, है ना। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में क्या आई थी? कमी आई थी। इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर कहा जाता है। आपसे केवल इतना सा पूछ लिया जाएगा कि मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर किस काल को कहा जाता है, कब से कब तक के काल को कहा जाता है ना। तो 1921 से 1951 तक के काल को कहा जाएगा। अब अगला जो चलेगा वो चलेगा अपना 1951 से 1981 तक का काल। ठीक है, देखो बात करते हैं इसको। बहुत आसान आसान चीजें बस समझने आपको है। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की, साहब ऐसा क्या हुआ था कि जनसंख्या विस्फोट हो गया? राघवेंद्र सर ने मिस कर रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक बार सब बताओ मेरे को, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हमारी तरफ से तो आवाज कंप्लीट आ रही है यार। देखो आवाज आ रही है ना, एक बार मेरे को थंब बजाओ तो, फटाफट से थंब बता दो मेरे को, आवाज कंप्लीट आ रही है मेरी नजर में। देखो हमारी तरफ से आवाज कंप्लीट है ना, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक होती है तो यहाँ से जो सर बैठे वो बता देते हैं हमें। ठीक है, देखो अपन चल रहे थे यहाँ पर, है ना, घटती वृद्धि दर। पहले तो विस्फोट की बात कर रहे थे गुरुजी, विस्फोट की बात चल रही थी, है ना। चलो देखो, जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है कब के कब तक? 51 से 81 वाले काल को। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर, है ना, जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर, तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। अरे कोई मर नहीं रहा, हर कोई जी रहा ही जी रहा है साहब। प्रणाम मन्नू पटेल, है ना, हर कोई जी रहा है साहब। अस्पताल के अस्पताल खुलवा दिए, सब स्ट्रेचर बनवा दिया हमने, ये करवा दिया वो करवा दिया साहब, कोई मरे नहीं, हर चीज का इलाज ढूंढ के ले आए हम। तो क्या हो गया? विस्फोट ही विस्फोट हुए साहब, है ना। ठीक है, चलो, घटती वृद्धि की अवधि 1981 से आज तक। अब साहब लोग खत्म होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं साहब? खत्म होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखो, 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों में इस वृद्धि को घटाने में मदद मिली है। देखो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि को कैसे घटाया जा रहा है? सबसे पहली बात तो हमने बाल विवाह को खत्म कर दिया। बाल विवाह को खत्म कर दिया तो बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये हो गया
कि यार हमारा अब पुरुष भी शिक्षित हो चुका है, हमारी महिला भी शिक्षित हो चुकी है। जब शिक्षित होगी तो साहब ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, है ना, पूरी की पूरी इंडियन टीम स्टार्ट नहीं रहेगी अपने पास। ठीक है, शिक्षा में सुधार। बस जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपने देखा होगा गर्भ निरोधक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो आप समझ जाओ अब, है ना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जो बच्चों की पैदावार में रोकथाम का कार्य करती है। धूप में नहीं दिख रहा तो बेटा धूप में काहे कोई बेटा है, नीचे आ जा, है ना। तो ये चारों पॉइंट हो गए 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से आज तक का, है ना। चलो अभी भी हो रहे हैं बाल विवाह, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बाल विवाह तो होते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखो ये बात मैंने ना आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताई थी। सर हिस्ट्री में 100 में से 100 कैसे लाए? क्या नाम है, अंकिता। अंकिता आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरी बहन, कि आप मेरी क्लास एक भी मिस मत करो, बस 100 में से 100 का टारगेट आपका हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल 99 100 तक तो मैं लाया हूँ, है ना, 100 तक ही ले आया हूँ, तो फिर तो क्या ही बचा है। ठीक है, चलो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये बात आपको खोपड़ी में याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी जनसंख्या घनत्व का बड़ा एक उत्तर लिखोगे ना, तो आपको जनसंख्या घनत्व तो पहले उसमें दर्शाना ही पड़ेगा। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं साहब? जिला कौन सा है आपका? किसका जिला पूछ रहा है मेरे भाई? मेरा जिला झालावाड़ है ना, राजस्थान में। देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को निम्न भौतिक कारक के प्रभावित करती है। उच्च आवाज क्या हो जाता है साहब? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, है ना, जो मैं समझा रहा हूँ आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम, जिया तो मुझे, देख रहे हो आप? ठीक है, ये अपना हुआ भारत। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो आप, भारत एकदम परफेक्ट तो नहीं बना है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखो अपना इस एरिया में लगभग आ जाता है मरुस्थल। क्या आ जाता है? मरुस्थल, है ना। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है मेरे दोस्त कि यहाँ से यहाँ तक पूरे क्षेत्र में आ जाता है हिमालय। क्या आ जाता है मेरे बॉस? हिमालय। क्या आ जाता है? हिमालय। तो सबसे पहली और आखिरी कंडीशन एक हो जाता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब जैसे छत्तीसगढ़ वाला ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पे उच्चावच है। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा और नीचा। तो देखो इन इन जगह पे यहाँ पे जो जो राज्य आएंगे, है ना, इन राज्यों में साहब क्या होती है? जनसंख्या कम होती है। क्या होती है? जनसंख्या कम होती है। इस चीज को आप अच्छे से परफेक्टली याद करके चलना, ठीक है। अब देखो उच्चावच का मतलब ऊंचा नीचा हो गया। इधर मरुस्थल, मरुस्थल में ज्यादा लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी तावड़ो पड़े साहब, है ना, तो वो नहीं रहेंगे, तो फिर इधर आ जाएंगे। अब हिमालय, यहाँ पे पर्वत ही पर्वत है। पर्वतों में आपको पता है जनसंख्या लोग कम रहते हैं। क्या रहते हैं? कम रहते हैं। ठीक है, चलो ये वाली बात भी होगी, है ना। तो अब अपन इधर की बात करते हैं। ये क्या बताना चाह रहा अपन को? अब इस उत्तर को समझोगे ना, आपको जनसंख्या का ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। हाँ डेफिनेटली बात है, अगर मेरे को आज मैदान मिल जाए तो मैदान पे मकान बनाना बहुत आसान होता है। वहीं मेरे से कोई कहे कि पहाड़ के ऊपर एक मकान बनाना है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है अधिकांशतः जो जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ पे करती है? मैदानों में निवास करती है ना। पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। वहां पे लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग तथा उत्तरी पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्त? कम है। मैंने आपको बता ही दिया उस मैप में जहां जहां की डायरेक्शन थी उत्तरी पूर्वी बेल्ट में बिल्कुल जनसंख्या बहुत कम रहती है। जलवायु, जलवायु भी एक बड़ा कारण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वो हमेशा ठंडा रहता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है ना। जबकि अपन इधर की बात करते हैं ना, किधर की? मरुस्थल की, तो मरुस्थल में गर्मी होती है। अब ऐसे स्थानों पर लोग निवास करना पसंद नहीं करते हैं दोस्त, है ना। जलवायु जनसंख्या, गुरुजी ये इसको ब्लॉक करना, तो ये कोई है आपस में बातचीत चल रही है, इनको ब्लॉक कर देना साहब, है ना। ठीक है, इनको ब्लॉक कर देना आप, है ना। चलो आगे चलते साहब। जलवायु, है ना,
जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु होती है, आप सभी को पता है। जब भाई था यहाँ पे तो कौन सी चलेगी, गर्म जलवायु ही चलेगी, ठीक है ना। और पठारी व हिमाचल के ठंडे क्षेत्र में सम जलवायु वाले क्षेत्र की अपेक्षा कम बने हैं, मतलब कि मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय में साफ ठंडक ज़्यादा है और हर किसी से ठंड सहन नहीं हो सकती। हाँ ना, ठंड सहन करने के लिए साफ जिगरा चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। हमारे राजस्थान में भी रहने के लिए साफ जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि साफ हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है ना। सर हिंदी के परिचय कराओ, बिल्कुल मैं करवा दूंगा। मृदा, मृदा भी किसी स्थान में लोगों के बसने के लिए, नहीं बसने के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉइंट हो जाता है। जैसे कि मेरी बात सुनो, अगर मृदा बहुत अच्छी है, जहाँ पे अच्छी कृषि होती है, तो लोग ज़्यादा निवास करेंगे। अगर मृदा आपकी बंजर है ना, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो लोग वहाँ पर कम निवास करेंगे। जैसे मृदा कृषि को प्रभावित करती है, डेफिनेटली बात है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये बाग अधिक घने बसे हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। उदाहरण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि हो जाएगा। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता की बात करते हैं। देखो दोस्त, जिस क्षेत्र में अगर सूखा रहता है ना, तो वहां पे लोग कम निवास करते हैं। क्या करते हैं, कम निवास करते हैं। और जिस क्षेत्र में साफ बढ़िया बरसात होती रहती है, तो वहां पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक बादल फटना, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे भी लोग ज्यादा निवास नहीं करते। जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है, वे अधिक घने बसे होते हैं। जैसे सतलुज, गंगा का मैदानी, आप देखो ना, यूपी बिहार में इतने बड़े बड़े शहर है साहब, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं, काशी होगी, है ना। इधर उत्तराखंड चलो तो नैनीताल हो गया, बड़े बड़े शहर, ठीक है, पटना हो गया साहब, बहुत सारे शहर है ऐसे, है ना। तो क्यों, नदियों के किनारे बसे में जल की उपलब्धता है ना। ये सारे पॉइंट इसमें हो जाएंगे। देखो आगे चलते हैं। भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से सभी सेक्टरों से अधिक है। मतलब कि यार पुरुष हर जगह पे आगे है। सर ऐसी कौन सी बात है कि पुरुष आगे हैं? सर फर्स्ट और सेकंड मार्कर क्वेश्चन लाओ ना, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से। बिल्कुल ले आऊंगा मैं, ठीक है। कारण देखो, सम्मिलित परिवार व्यवस्था, सबसे पहली बात तो परिवार, पुरुष सबसे आगे क्यों होता जा रहा है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था है। दूसरी, स्त्रियों में शिक्षा का स्तर क्या है, निम्न है, जिसके कारण साहब पुरुष है ना एक साथ दो दो तीन तीन विवाह भी कर लेता है कभी कभी। रोजगार के सीमित अवसर, रोजगार के क्या हो जाते हैं, सीमित अवसर हो जाते हैं, एक फिक्स हो जाता है क्राइटेरिया, है ना। स्त्रियों पर परिवार की अधिक जिम्मेदारी होना, आपने देखा होगा स्त्रियां हमारी क्यों आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों रोजगार सही से बेटर नहीं कर पाती वो, है ना। वैसे तो अब वर्तमान में सब कुछ चीजें पॉसिबल हो चुकी है, पर क्यों इतना अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है। ड्यूटी ठीक है, पर घर भी संभालना होता है ना। और पुरुष तो यूँ सोचता साहब मैं पुरुष हूँ, मैं क्यों घर का काम करूँ, मैं क्यों पोछा लगाऊँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ, है ना। ये सारे पुरुष के अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये गलत चीज़ होती है साहब, ऐसा नहीं रखना है, समानता रखो। बिल्कुल स्त्री समान है, पुरुष भी क्या है, समान है। स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा का निम्न होना, हाँ आपने देखा होगा साहब, स्त्रियों की जो समाज में स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा निम्न होती है ना। और आप सभी परिचित हो, तो देखो वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, आपने देखा होगा रेप वगैरह की कंडीशन होगी, है ना। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही है कि इनने समाज में इतनी घिनता फैला दी है, आप मानोगे नहीं। समाज में इस तरीके तक की मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह में, तो ये तक आ गया कि ठीक है कोई दूसरा तो ठीक है, पर आजकल अपने अपने के नहीं हो रहे हैं। अरे यार और का छोड़ो, आप समलैंगिक, आप देखो लड़का लड़का, लड़की लड़की, मतलब कि समाज पूरी तरीके से घिनता से भर चुका है हमारा, ठीक है ना। तो वर्तमान में हमारे समाज में स्त्रियों को स्थिति निम्न थी, ठीक है। कोशिश चल रही है पूरी तरीके से। लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए कई गंभीर समस्या है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। डेफिनेटली बात है दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझना और समझने की कोशिश करना है। प्रश्न आपके छप सकता है। सर अब तो क्लास में बहुत कम लाए हुए, पहले अभी तो 13 ही है, पहले 200 तक जाते थे। आ जाएंगे थोड़े टाइम, अगर रेगुलर क्लासेस चलेगी 100 डेढ़ सौ तो देते ही हैं लाइव वैसे तो, है ना। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, अपना जो समाज है, अगर जब तक हम स्त्रियों और पुरुषों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक हम एक विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकते, है ना। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान भारत सरकार द्वारा समाज में स्त्रियों की स्थिति को मजबूत बनाता है ना। चलो, समाज का विभाजन पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, जिसमें सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पुरुष अगर किसी
20 किलो वजन उठा रहा है तो महिला 15 किलो ही उठा पाएगी। अगर पुरुष कहीं पे काम करता है साहब, उसको 300 रुपये मिल रहे हैं तो महिला को केवल 150 रुपये मिलेंगे। तो ये चीजें क्या है, ये समाज में निम्नता ले जा रहा है यार। उन सर उत्कृष्ट चैनल सही है या नहीं? बिल्कुल बेस्ट है बेटा, है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं मेरे दोस्त अंकिता, मेरी बहन, एक चीज़ बताऊं, देखो कभी भी कोई टीचर गलत नहीं होता, पहली कंडीशन तो ये, है ना। और कोई भी चैनल गलत नहीं होता डेफिनेटली। अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, है ना, तो कोई गलत कैसे पढ़ा सकता है, सबसे पहली बात तो ये, है ना। तो सारे ही चैनल बेस्ट है, सारे ही टीचर बेस्ट है ना। उत्कर्ष में मैं खुद पढ़ चुका हूँ, उत्कर्ष जोधपुर में पढ़ के आया हुआ हूँ मैं, है ना। तो सब बेस्ट है, ठीक है। चले, है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि उत्कर्ष के ही आदरणीय कुमार गौरव सर, है ना, जिनकी रसगुल्ला सीरीज मैंने उनको देखा है, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। मैं हर बात बात पे रसगुल्ला कहता रहता हूँ, भाई साहब कहता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब मैं कुमार गौरव सर को देख के ही सीखा हूँ, मैं खुद उत्कर्ष का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ मेरे दोस्त, आगे की बात करते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो एक ऐसा विकास लुप्त प्राय है। अगर आपका समाज केवल पुरुष को बढ़ावा देता है तो वो समाज अच्छा नहीं है। आपका समाज केवल महिलाओं को बढ़ावा देता है तो वो समाज भी अच्छा नहीं है। आपका समाज अगर पुरुष को बढ़ावा दे रहा है, महिला को बढ़ावा दे रहा है ना, और टीचर अपन के एक ट्रांसजेंडर को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो सब आपका समाज सभ्य नहीं है। आपका समाज सभ्य तभी होगा जब सबको आप एक साथ लेके चलोगे। ये 5 उंगली को आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है। समाज में सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। आप देखना साहब, अगर अमीर हो तो भी उसको पेट भरना चाहिए साहब, गरीब हो तो भी उसका पेट भरना चाहिए, है ना। अगर कोई एक काम को कर रहा है, परफेक्ट काम को, तो उस पुरुष को भी 300 रुपये मिलना चाहिए, और महिला काम कर रही है तो उस महिला को भी कितना मिलना चाहिए, 300 रुपये मिलना चाहिए। किसी भी के भी हक के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तभी हम समाज में एक बेस्ट मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, है ना। देखो बिल्कुल वो की वही बातें लिखी जो मैं बोल रहा हूँ। भारत सरकार ने लिंग संवेदनशीलता तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया था साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मेरे को आप बताओगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब चला था, फटाफट से आप बताइए मेरे को, और कहाँ से चला था ये भी बताना। बिल्कुल अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, मजा नहीं आ रहा साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। अरे मेरे दोस्त विश्वास तो रखो, सब पॉसिबल हो जाएगा। चले, देखो आगे बात करते हैं, है ना। देखो, हाँ मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया साहब, कैसे काम चलेगा है, कहाँ आया उत्तर, नहीं आया साहब। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से निक्की 07, वेरी गुड बेटा। मोनिका हिर 22 जनवरी 2015, बिल्कुल 22 जनवरी 2015 से चला था। कहाँ से चला था साहब? पानीपत, हरियाणा से चला था, है ना। राष्ट्रीय युवा नीति, है ना। ऑप्शन में 2003 हो तो सही कर देना, नहीं हो तो फिर 2014 ही सही रहेगा वर्तमान कंडीशन में, ठीक है। फरवरी 2014 में होगी थी। चलो और बात करते हैं, है ना। चलो अब खिलवाड़ी कर देते हैं पूरे देश के साथ ही, है ना। देश का जनघनत्व कितना हो गया साहब? जनघनत्व, ठीक है, कितना हो गया? 382। कितना हो गया मेरे दोस्त? 382। आपसे पूछ ले बिहार का घनत्व कितना है साहब? जिया हो बिहार के लाला। और आप तो बताओ मेरे को दिल्ली का जनघनत्व कितना है? आप बता दो कि साहब मैं मान जाऊंगा, फटाफट से बताओ दिल्ली का। मैं उसका नाम लूंगा साहब, दिल्ली का जनघनत्व किसका है ना। अरुणाचल प्रदेश का कितना है साहब? 17, है ना। जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है मेरे दोस्त? 10 वर्षों में होती है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल।
11,230 गलत है मोनिका आहिर, थोड़ा सा देखो। सार्थक चौहान बिल्कुल आपका सही है, 11,320। 11,320 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अरे क्या हो गया, चले, है ना। अपन बात करें अंडमान निकोबार का कितना है, तो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 46 हो जाएगा। चले आगे बात करते हैं। ये सारी पॉइंट आप आपको क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। हम्म। भारत सरकार ने लिंग संवेदनशीलता तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया। इस अभियान की सफलता महिलाओं को हर स्तर पर बड़े संकलन नामांकन अनुपात में परिलक्षित होती दिखाई दे रही है, और वाकई में आज बेटियों को उनका हक मिला है। आज हमारी बेटियां स्कूटी पे घूम रही है, आज हमारी बेटियां एक तरीके से देखें तो सब स्कूली शिक्षा कॉलेज शिक्षा, आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है साहब। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो पाई है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन का बहुत महत्व रहता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का। चले चलो, अपना ये पार्ट लगभग खत्म हो चुका है ना, दूसरा पार्ट चलने वाला है। तो अपन थोड़े थोड़े है ना इनके अबस अदब देख लेते हैं। अब आपकी उत्तर देने की बारी है। आज देखते हैं आपका लेवल कहां पर है ना, फटाफट से। ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें। देखो दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें छूट रहा है, वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं सब एग्जाम में जहां से अपन छोड़ते हैं ना वहीं से उत्तर आ जाता है। देखो, भारत के पड़ोसी देशों में कम लिंगानुपात का क्या कारण है। उत्तर, सामाजिक और धार्मिक संरचना, आर्थिक पिछड़ापन, निरक्षरता। पश्चिमी देशों में उच्च लिंगानुपात क्यों है। औद्योगिक विकास, सामाजिक और लैंगिक समानता, कम स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या। सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। चलो अब अपन आपस में फटाफट से कर लेते हैं एमसीक्यूज। मेरा एक दोस्त कह रहा था हाँ अब उत्तर आपको देना है ना। हाँ चलो, पहला प्रश्न आपके समक्ष आया है साहब, सुनना, मजे से उत्तर देने की कोशिश भी करना। हाँ, राजस्थान जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र था अब जनसंख्या का उच्च संकेतन क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर परिवहन जाल में विकास हुआ है ना, ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है, ऐतिहासिक स्थलों का नवीकरण हुआ है, सिंचाई का विकास हुआ है। इसमें आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, फटाफट से बताइए मेरे को। सर अब एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज ही करा रहा हूँ आज। बिल्कुल, क्या बात है सार्थक चौहान, आपका उत्तर सही है ना। उत्तर हो जाएगा डी। देखो, सिंचाई का विकास हुआ है, कैसे हुआ है। आपने एक नाम सुना होगा आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले अपने राजस्थान में सूखा था साहब, क्या था, सूखा पड़ा रहता था, है ना। फिर जब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई तो उसके बाद से तो साहब राजस्थान में माहौल बन गया है। तो राजस्थान जो पिरल था, विरल जनसंख्या था, आज अपने यहाँ पे जो जनसंख्या निवास भी कर रही है ना, तो वो सिंचाई विकास को लेकर कर रही है। ठीक है, बाकी में तो अपन परफेक्ट शुरू से ही है। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हाँ साहब, मेरे को केवल इतना बताना जो मैं आपसे पूछूं कि 1921-51 है ना, इसको स्थिर वृद्धि कहेंगे, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का काल कहेंगे, या घटती वृद्धि का काल कहेंगे, या जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। बताओ, मैंने कल आपको पढ़ाया था, जल्दी से बताओ मेरे को फटाफट से, है ना। उत्तर आना चाहिए साहब आपका। बहुत फास्ट उत्तर आ रहे हैं। हाँ पॉलिटिकल पढ़ा देंगे बेटा, बहुत फास्ट उत्तर आ रहे हैं यार। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल, चलें। देखो, ये अपना गलत हो जाएगा, आपको पता है ना, बी वाला। ठीक है, तो मतलब
आपका उत्तर क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1921 से 1951 में स्थिर वृद्धि बिल्कुल थी साहब, है ना। 1901 से 1921 अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का काल नहीं। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गलत हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर अपन बात करते हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, तीसरे की। भारतीय जनसंख्या में किशोर वर्ग की क्षमताओं का विकास देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। देखो पहला पहला कहाँ है? अच्छा यहाँ से स्टार्ट करा। भारत सरकार ने इस उद्देश्य से 2014 एनवाईपी 2014 में कौशल विकास, है ना, तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है। देखो बात करते हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों और दोनों कथन असत्य है। आपकी तरफ से क्या उत्तर होना चाहिए? अरे यार इसमें कमेंट क्यों रुक गए? बिल्कुल बिल्कुल आगे फटाफट से बताओ आप। क्या उत्तर होना चाहिए फटाफट से बताइए आपसे। क्या बात है, बिल्कुल दोनों कथन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? सही हो जाएंगे। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। कथन एक क्या कहता है कि भारतीय जनसंख्या में किशोर वर्ग की क्षमताओं का विकास देश में आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। डेफिनेटली बात है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि किशोर अगर सीखेगा तो ही हमारे देश का उत्थान हो सकता है ना। और दूसरी बात, एनवाईपी मैंने आपको बताया है, युवा राष्ट्रीय नीति, है ना, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में ही आई है। ठीक है ना, ये चीज भी बिल्कुल सही हो जाएगी, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। बिल्कुल सी सही है। देवेंद्र कुशवाहा आपका भी सही है, मोनिका आपका सही है, सार्थक आपका सही है। चले अगला प्रश्न। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। अरे यार मेरी बात सुनो, ये उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए साहब, है ना। जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट से, जल्दी से बताइए साहब कि ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, क्या आना चाहिए? किसी का उत्तर नहीं आया। शेख सना सी, सी ऊपर वाले का दे रहे हो भी तो। जल्दी से बताइए, कम से कम 183 दिन तो काम करे ही करे वो। सूरज वेरी गुड बेटा, क्या बात है। सीमांत श्रमिक, अरे मुख्य श्रमिक कहलाएगा मेरे लाल, मेरे लड्डू पेड़े, क्या कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, मोनिका आहिर सही है, अर्णव रावत सही है, शेख सना आप गलत हो। ठीक है, देवेंद्र कुशवाहा बी आप सही हो, हिमांशु धाकड़ आप गलत हो। ठीक है, मुख्य श्रमिक होता है ना बेटू 183, या 183 से ज्यादा, 183 से कम। यहाँ क्या लिखा? कम से कम 183 दिन तो, ऐसे उलझ मत जाना रहे यार पेपरों में, है ना, नहीं तो पूरी मेहनत हो जाएगी अपनी खत्म। चलो इसका उत्तर आप देना, है ना। भारत में रिक्त स्थान भाषाएं एवं रिक्त स्थान के लगभग बोलियां हैं, है ना। पहला मतलब भारत में कितनी भाषाएं कितनी बोलियां हैं? ठीक है, किसके अनुसार? 1903 से 1928 के अनुसार 22 भाषाएं 154 बोलियां, 154 भाषाएं व 22 बोलियां, 179 भाषाएं व 544 बोलियां, और 544 भाषाएं व 179 बोलियां। आप तो ये बता दो, 22 भाषाएं 154 बोलियां, ये इसको ऐसे रखो ताकि आपको चार ऑप्शन दिख जाए। फटाफट से इसका उत्तर करिए आप कमेंट कि वर्तमान में कितनी क्या है। ए ए ए सी ए। दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी गलत राह पर जा रहे हो, इसका उत्तर हो जाएगा साहब सी। क्या हो जाएगा? सी। 179 भाषाएं व 544 बोलियां, है ना। आपसे संविधान की भाषाएं थोड़ी नहीं पूछ रहे जो आप 22 बता रहे हो। हाँ, 179 भाषाएं व 544 बोलियां, है ना। भारत में भाषाएं एवं लगभग बोलियां हैं। ये सर्वेक्षण की बात कर रहा है 1903 से 1928। थोड़ा सोच समझ के उत्तर दो, है ना। बिल्कुल 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां, बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। हिमांशु मजा आ रहा होगा आपको एमसीक्यूज करने में, बिल्कुल। देखो इसका उत्तर देना मेरे दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात अधिकतम एवं निम्नतम है? मतलब कहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और कहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है? इसका उत्तर फटाफट से कमेंट करो आप। भाई आपने स्कूलों में भी तो पढ़ रखा है ना, आप कोचिंग भी तो जाते होंगे ना, वहां भी तो पढ़ाया होगा आपको। जल्दी से बताइए दोस्त।
क्या बात है। अर्चना, बी बी, सार्थक बी, अर्चना बी बिल्कुल सही है। क्योंकि केरल का सॉरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा हो जाता है, वहीं सबसे कम लिंगानुपात होता है मेरे दोस्त किसका, हरियाणा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा वाला सही, बी, मतलब कि बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई। देखो, प्रश्न डबल से पढ़ना, संपूर्ण जनगणना नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पढ़ना। भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई थी, है ना। मजा आना चाहिए आपको आज। जल्दी से फटाफट से बताइए मेरे को एक बार। अरे इतना वक्त नहीं होना चाहिए दोस्त। आप तो डायरेक्ट ये लिखना 1871, 72, 1881, क्योंकि मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से वाले उत्तर दे रहे हो, ए बी सी, मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा है। आप तो डायरेक्ट ये लिख दो, है ना, 1871, 1872। बहुत इजी सा थर्ड प्रश्न कह सकते हैं इसको, 1872। प्रियंका वेरी गुड बेटा, 1872 बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्णव रावत बिल्कुल कंप्लीट, आपका भी सही है ना। प्रियंका बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष को भारत में जनांकीय विभाजक कहा गया। देखो, किस वर्ष को भारत में जनांकीय विभाजक कहा गया, फटाफट से मेरे को बता दो जल्दी से। इसको भी टाइप करके लिखना है, 1921 से 31, 1911 से 21, 1931 से 41, 1941 से 1951। फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्त। बिल्कुल अन्नाओ, शानदार। कहाँ गए आपके रसगुल्लो, उत्तर ही नहीं आ रहे आपके। लाइव क्लास तो चल रही है ना। चलो, आपको शायद याद नहीं, मैं बता देता हूँ, 1911 से 1921 इसका सही हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, है ना, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ किस वर्ष होगी। भारत की जनसंख्या 135 किस वर्ष तक हो जाएगी, है ना। ये किसके अनुसार डाटा है साहब, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। फटाफट से आप बताइए, 2020 तक हो जाएगी कि 2025 तक हो जाएगी कि 2030 तक हो जाएगी कि 2035 तक हो जाएगी। फटाफट से आप कमेंट कीजिए दोस्त। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 2025 बिल्कुल। बी वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब ये रिपोर्ट चाहे गलत होगी हो सही होगी हो, वो बात की बात है ना। अपन 135 करोड़ हुए कि नहीं हुए, ये बात की बात है। ठीक है, हो सकता है अपन ज्यादा भी चल रहे हो। कुल जनसंख्या तथा निवल कृषि क्षेत्र के बीच का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है यार। ये तो कल बताया था मैंने आपको, कायिक घनत्व, गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व और ज्यामितीय घनत्व। फटाफट से इसका तो उत्तर कर सकते हो यार, है ना। इसका तो बता ही सकते हो आप कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। किसी को याद नहीं है क्या, ये तो कल बताया था। कुल जनसंख्या बट्टे हुए निवल कृषि, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ था वो चीज, क्या बात है। मोनिका अहिर बिल्कुल आपका दोस्त सही है। अर्णव रावत आपका भी क्या है, सही है बिल्कुल। क्या हो जाएगा, कायिक घनत्व। चलो, अब जाके मजा आ रहा है ना, थोड़ा पाठ पढ़ने के बाद कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। देखो, कथन, कथन क्या कहता है, अनुसूचित भाषाएं वे भाषा है जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है ना। ये कथन नंबर 1 कह रहा है आपसे, क्या ये बात सही है या गलत है, आपको बस इस चीज को देखना है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, क्या ये बात सही है या गलत है। आपको दोनों कथन में से उत्तर देना है कि ए होगो कि बी होगो कि सी होगो कि डी होगो। फटाफट से बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से।
देखो, बिल्कुल एक का भी उत्तर नहीं आया है। मतलब कि साहब, डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा। देखो, एक और दो सही है। क्यों बेटा, मेरी बात सुनो। 22 भाषा संविधान में क्या है, अनुसूचित है ना। और बात करें कौन सी अनुसूची में है, 8वीं में। तीनों पॉइंट तो एक है, दोनों पॉइंट सॉरी। अर्चना, आप अभी तक काइक पे चल रहे हो। चलो अगले प्रश्न की ओर चल सकते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की गणना में सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित किया जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर में? जन्म दर की जाती है, मृत्यु दर की जाती है, अप्रवास किया जाता है, उत्प्रवास किया जाता है। तो इसके उत्तर कैसे आएंगे? एक और चार, मतलब कि जन्म दर और उत्प्रवास, है ना। इस तरीके से आपको उत्तर बताना है सर, इसमें कौन सा वाला उत्तर होगा, जल्दी से बताओ। सर आप एमपी बोर्ड की हिंदी की बुक करा दीजिए प्लीज। दोस्त मैं सारे सब्जेक्ट करवा दूंगा। जल्दी से बताइए 12वीं में कौन सा उत्तर आएगा, एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है। सी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ए सही है ना। सी आपका गलत है मेरे दोस्त। पहला और चौथा, देखो जन्म दर भी बड़े ज्यादा चाहिए और उत्प्रवास भी चाहिए, जो प्राकृतिक दर में काम आता है। ठीक है, हाँ बेटा, सी वाले सब गलत हो। आ जाओ, आ जाओ, सी वाले सब आ जाओ। ए पे आ जाओ, ए पे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एवं निम्नतम है? भाई साहब, उत्तर में लिखना 13वां, है ना। और कौन कौन से राज्यों के नाम लिखना। अगर ये गलत हो गया ना साहब, यहीं से सुदर्शन चक्र फेंक दूंगा मैं आपके ऊपर। ठीक है ना साहब। राज्यों के नाम भी लिखने की, बिहार में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं बिहार, बिहार एवं महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एवं हरियाणा, बताओ। एबीसी नहीं करना है, डायरेक्ट नाम लिखना है इसमें तो। शेख सना ए करना ही नहीं है, ए भी तो। इनके तो नाम भी बता सकते हो, कितनी बार बता दूंगा आपको मेरे दोस्त। प्रियंका, वेरी गुड बेटा। बिहार सर्वाधिक और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। प्रियंका आपका सही है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ए वाला आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा। चलो, किस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई? मैंने ये बात कल ही बताई थी आपको, उम्मीद कर रहा हूँ क्या आप सन को टाइप कर दोगे। क्या 1901 में 121 करोड़ हुई थी हमारी? क्या 1991 में हुई थी? क्या 2001 में हुई थी? क्या 2011 में हुई थी? आपको बताना है साहब, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। बताओ फटाफट से, बताओ यार, वेट नहीं हो रहा। अर्चना राठौर, आपका सबसे पहले उत्तर आया है मेरे पास 2011 जनगणना। बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा। कथन, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है ना। जनसंख्या के घनत्व से भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थायी वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। आप पहले प्रश्न को एक बार आप खुद पढ़िए और उसके बाद करने का बताइए। चलें,
बिल्कुल। देख लिया होगा आपने। अच्छा, उत्तर शीट आ गई इसमें। अब तो आप बता ही दोगे, 15वां चल रहा है, 15 में क्या है, ठीक है। कथन एक और सही है, एक और दो सही है, पहले कथन की समर्थन करता है। मेरे को एक लास्ट प्रश्न का उत्तर आप सभी बता दीजिए फटाफट से, है ना। लास्ट मेरा आपसे सभी से एक प्रश्न है, फटाफट से, उम्मीद है मेरे को उसका उत्तर जरूर आएगा कि भारत की राजधानी का नाम क्या है। इसी से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी और इसी से खत्म करते हैं आज। फटाफट से बताइएगा। चलो, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बिल्कुल सही है ना सर। आपने 12वें प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। क्या कर दिया? 14वां 12वां। जन्म दर मृत्यु दर सही तो है। जन्म दर मृत्यु दर, अच्छा, मैंने ये बता दिया होगा प्रवास, है ना। सॉरी सॉरी, है ना, जन्म दर और मृत्यु दर सही है, ए और बी। ए और बी का मतलब हो गया एक और दो। सी वाला इसमें सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली आप सभी का सही है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन में, क्योंकि लगभग 4 बज चुकी है, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, दूसरी ऑफलाइन क्लास का, है ना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मज़ा आया होगा। क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब जरूर करना, अपना चैनल, अपना परिवार, AW क्लासेस चमेला। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।